नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं प्रीति। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। लोकसभा की 3 और विधानसभा की 33 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान शुरू। मतदान केंद्रों पर सुबह से लोगों की लंबी कतारें। हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव की तारीखों का ऐलान। कांग्रेस और बीजेपी ने किया जीत का दावा। जम्मू कश्मीर में बाढ़ के बाद महामारी का खतरा, राहत और बचाव का काम अब भी जारी। श्रीनगर से रेडियो प्रसारण हुआ बहाल। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की वियतनाम यात्रा। दक्षिण चीन सागर में तनाव और तेल के आयात पर हो सकती है बातचीत। और यूरोपियन यूनियन के बाद अमेरिका ने भी रूस पर लगाए प्रतिबंध। राष्ट्रपति पुतिन का जवाबी कार्रवाई का ऐलान। लोकसभा की 3 और विधानसभा की 33 सीटों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान जारी है। लोकसभा की जिन 3 सीटों पर आज मतदान हो रहा है उनमें गुजरात की वडोदरा, उत्तर प्रदेश की मैनपुरी और तेलंगाना की मेंढक सीट शामिल है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की 11, गुजरात की 9, राजस्थान की 4, असम की 3 और पश्चिम बंगाल की 2 सीटों पर भी वोट डाले जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, सिक्किम और त्रिपुरा की एक सीट पर भी मतदान जारी है। सभी मतदान केंद्रों की वीडियोग्राफी और डिजिटल कैमरों से फोटोग्राफी कराई जा रही है। सभी मतदान केंद्रों पर पर्याप्त संख्या में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती के साथ ही माइक्रो ऑब्जर्वर के रूप में केंद्रीय कर्मचारी लगाए गए हैं। मतदान को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह से लोगों की लंबी कतारें बूथों पर देखने को मिल रही हैं। विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों के ऐलान के साथ ही हरियाणा और महाराष्ट्र में आचार संहिता लागू हो गई है। दोनों ही राज्यों में 15 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे और मतों की गिनती 19 अक्टूबर को होगी। हरियाणा की 90 और महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर 15 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। चुनाव आयोग ने इन 2 राज्यों के लिए कार्यक्रम का ऐलान कर दिया है। दोनों राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए 20 सितंबर को अधिसूचना जारी होने के साथ पर्चा भरने का काम शुरू हो जाएगा। उम्मीदवार 27 सितंबर तक नामांकन कर सकते हैं। नामांकन पत्रों की जांच 29 सितंबर को होगी। 1 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। दोनों राज्यों में एक ही दिन 15 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। मतों की गिनती 19 अक्टूबर को होगी। Date of poll will be on 15th October, which is Wednesday. For both the states? Yeah, for both. It's only one day poll in both the states and counting on 19th October. दोनों राज्यों में हर वोटर का पहचान पत्र तैयार कर लिया गया है। महाराष्ट्र में फिलहाल 8 करोड़ 25 लाख और हरियाणा में 1 करोड़ 61 लाख वोटर हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत इस बार से उम्मीदवारों को नामांकन पत्र के सभी कॉलम को भरना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने पर नामांकन रद्द भी किया जा सकता है। If a candidate does not fill all the columns, the nomination is liable for rejection. वोटरों के लिए पोलिंग स्टेशन पर खास व्यवस्था होगी। चुनाव आयोग ने हर ब्लॉक में एक मॉडल पोलिंग स्टेशन बनाने का फैसला किया है। इलेक्शन कमीशन ने हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों के लिए कार्यक्रम घोषित कर दिया है और इसी के साथ ही साथ आचार संहिता लागू हो गई है। इन दोनों राज्यों के वोटर 15 अक्टूबर को यहाँ की अगली सरकार की किस्मत लिखेंगे। कैमरामैन DK पांडे के साथ अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। और हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही राजनीतिक पार्टियों ने अपनी जीत के दावे करने शुरू कर दिए हैं। कोई विकास के नाम पर जीत का दम भर रहा है तो कोई केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ लोगों के मन में छिपे गुस्से की दुहाई दे रहा है। हरियाणा में पिछले 10 सालों से सरकार चला रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा फिर से सत्ता पर काबिज होने का दावा कर रहे हैं। उनके मुताबिक हरियाणा में विकास हुआ है और लोग विकास के नाम पर कांग्रेस को वोट देंगे। जो प्रदेश जो है 14वें नंबर से 1 नंबर पे आया है। यहाँ का किसान हर वर्ग जो है जो राज्य सरकार के उससे संतुष्ट है। इस वास्ते 36 बिरादरी मिलकर कांग्रेस पार्टी को तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। उधर महाराष्ट्र में मुकाबला एनसीपी कांग्रेस और बीजेपी शिवसेना गठबंधन के बीच है। बीजेपी का कहना है कि राज्य के लोग मौजूदा सरकार से त्रस्त हैं और इस बार बीजेपी शिवसेना गठबंधन की सरकार बनना तय है। दोनों राज्यों में सत्ता परिवर्तन होगा
लोग परिवर्तन के लिए बिल्कुल तैयार है। भारतीय जनता पार्टी और उनके अलायंस, इसके लिए लोग वोट करेंगे विकास के लिए, और हमें 2/3 से भी ज्यादा बहुमत मिलेगा, इसका हमें पूरा विश्वास है। दूसरी तरफ वामपंथी पार्टियों ने भी उम्मीद नहीं छोड़ी है। उनके मुताबिक अब देश में कोई लहर नहीं है। जैसे ही लोगों को कोई अच्छा विकल्प मिलेगा वो उन्हें वोट देंगे। People demonstrate their maturity whenever they get an opportunity. They have their own experience, they have their own wisdom, they have their own maturity to give the judgment. हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए काफी अहम हैं। एक तरफ जहां इन्हें केंद्र सरकार की अब तक की नीतियों के रिजल्ट कार्ड के रूप में देखा जा सकता है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए ये लोकसभा चुनाव में मिली हार से उबरने का मौका हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। हरियाणा में 15 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में पहली बार वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल यानी वीवीपैट का इस्तेमाल किया जाएगा। राज्य की 90 विधानसभा सीटों में फिलहाल इसका इस्तेमाल 6 सीटों पर ही किया जाएगा। इस बात की जानकारी राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्रीकांत वालगद ने दी है। इस प्रणाली के तहत मतदाता ईवीएम में बटन दबाकर वोट डालेगा तो उसे ईवीएम से तुरंत ही एक पर्ची मिलेगी। इसमें उसकी तरफ से चुने गए उम्मीदवार का नाम और दूसरी जानकारियां होंगी। इससे मतदाताओं को ये प्रमाण मिल सकेगा कि उसने जिस नाम का बटन दबाया है वोट उसी उम्मीदवार को मिला है। वहीं दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर चल रही कोशिशों के मद्देनजर यहां 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को फिलहाल टाल दिया गया है। इस बात की जानकारी मुख्य चुनाव आयुक्त बीएस संपत ने दी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में अभी सरकार बनने की संभावनाएं बनी हुई हैं। आयोग स्थिति पर नजर रखे हुए है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि अगर सरकार बन गई तो उसके बाद उपचुनाव कराए जा सकते हैं और अगर विधानसभा भंग हो गई तो उपचुनाव कराने का कोई मतलब नहीं होगा। जम्मू कश्मीर में अब तक 1,30,000 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। केंद्र सरकार ने माना कि राज्य में बाढ़ की ऐसी स्थिति 109 सालों में पहली बार देखने को मिली है। प्रधानमंत्री ने लोगों से मदद की अपील की है। जम्मू कश्मीर में बाढ़ पीड़ितों को बचाने के लिए सेना ने पूरी ताकत झोंक दी है। बचाव अभियान की तस्वीरें बाढ़ की त्रासदी के असर और जमीनी हालात को बखूबी बयां कर रही हैं। पानी का स्तर भले ही कम हो रहा हो, लेकिन बहाव तेज है। अब भी लोगों की जान पर बनी है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से जम्मू कश्मीर बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आने को कहा है। उन्होंने कहा है कि सभी लोग बाढ़ पीड़ितों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में खुले दिल से दान करें। जम्मू कश्मीर में बाढ़ के बाद अब राहत और पुनर्वास की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं। हमने फैसला किया है कि 100 करोड़ रुपए, 100 करोड़ जम्मू डिवीज़न के लिए, 100 करोड़ कश्मीर डिवीज़न के लिए ये एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले पैसा किया जाएगा, रिलीफ, रिहैबिलिटेशन और इन तमाम कामों के लिए। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने राहत और पुनर्वास कामों में आपसी तालमेल पर जोर दिया है। अटॉर्नी जनरल arbiter or made announcement statement before the court that a committee for the relief and rehabilitation and rescue operation of all the flood affected areas has been constituted under the command of Prime Minister of India. बाढ़ के बाद अब राज्य में भूस्खलन ने लोगों की परेशानियां और बढ़ा दी हैं। वहाँ पे बहुत बड़ी बाढ़ आई हुई है और बहुत से लोगों के जानने और माल के बहुत काफी नुकसान हुआ है और आज तक हमें वहाँ पे गवर्नमेंट का कोई बंदोबस्त नहीं मिला। वहाँ पे बहुत से लोग बहुत परेशान हैं। जम्मू कश्मीर में बाढ़ का पानी कम हो रहा है, लेकिन महामारी फैलने का खतरा बढ़ता जा रहा है, जिसे देखते हुए डॉक्टर और दूसरे चिकित्सा कर्मी दिन रात स्थानीय लोगों को चिकित्सा सहायता मुहैया करा रहे हैं। वहीं दवाओं की एक बड़ी खेप भी बाढ़ पीड़ित इलाकों में भेजी गई है। संचार सुविधाओं को बहाल करने पर खासा जोर दिया जा रहा है। राज्य में रेडियो चैनल की सेवाएं बहाल कर ली गई हैं। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी, श्रीनगर। उत्तर भारत के कई इलाकों में पिछले कुछ दिनों से बारिश का सिलसिला जारी है। उत्तर प्रदेश में बारिश और बिजली गिरने से राज्य के अलग अलग इलाकों में 13 लोगों की मौत हो गई। वहीं राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के कई इलाकों में भी शुक्रवार को भारी बारिश हुई, जिससे जनजीवन पर असर पड़ा।
मौसम विभाग के मुताबिक बारिश का सिलसिला अगले कुछ दिनों तक जारी रहने का अनुमान है। और जम्मू कश्मीर में फिलहाल क्या ताज़ा हालात हैं, जानने के लिए हम रुक करते हैं अपने संवाददाता प्रणव गोस्वामी का। प्रणव, क्या मदद अब सब तक पहुंच पा रही है? जिस तरह से अब बाढ़ का पानी कम हो रहा है, संचार सुविधाएं बहाल हो रही हैं, क्या उम्मीद देखी जाए? क्या हर एक तक मदद और दवाई की सुविधा पहुंच पा रही है? जी देखिए, अभी भी करीब 4 लाख लोग श्रीनगर में फंसे हुए हैं। उनको बाहर निकालना अभी भी बाकी है। ये जरूर है कि जो संचार सेवा है और खासतौर पर BSNL की जो सेवा है वो शुरू हुई है। वो भी सिर्फ 15% जो इलाके हैं जो कश्मीर के उसमें वो बहाल हुई है। और इसके अलावा अभी इंटरनेट बिल्कुल नहीं चल रहा है। और जो जरूरत के जो सामान है, आपको पता है कि जो जम्मू से श्रीनगर को जोड़ने की का जो हाईवे है वो अभी तक भी वो शुरू नहीं हुआ है। तो वहां से जो भी जरूरत का सामान बाय रोड लाना है वो अभी तक यहाँ नहीं पहुंच पा रहा है। जितना भी यहाँ पर जरूरत का सामान, दवाइयां और दूसरी चीजें यहाँ पहुंचाई जा रही है वो सिर्फ हवाई मार्ग से पहुंचाई जा रही है, सेना के जरिए पहुंचाई जा रही है। तो ये जरूर है कि बारिश न होने से एक बहुत बड़ी राहत है और इसलिए धीरे धीरे स्थिति काबू में आ रही है। लेकिन अभी भी लाखों ऐसी जिंदगियां हैं जो कि श्रीनगर में अपने घरों में कैद हैं और उन तक उन तक हेलीकॉप्टर के जरिए जरूरत का सामान पहुंचाया जा रहा है, लेकिन उनको रेस्क्यू किया जाना अभी भी बाकी है। जी, जिन लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है प्रणव, अगर उनके हालात का जायजा लिया हो, क्या उन तक सुविधाएं पहुंच पाई हैं? और खासकर खबरें ये आ रही थी कि अब कई जगह ऐसी हैं जहां भूस्खलन का खतरा भी मंडरा रहा है। बिल्कुल, और जिन इलाकों की मैं बात कर रहा हूँ, लोग फंसे हुए हैं अभी भी, वहाँ हालात बहुत ज्यादा ये कहा जा सकता है खराब है। उसकी वजह ये है कि कई ऐसी जगह है जहाँ तक लोगों को खाने पीने का सामान नहीं पहुँच पा रहा। उनकी स्थिति हम समझ सकते हैं। हमने खुद में जाकर वहाँ पर जो जायजा लिया, कुछ ऐसी जगह है कि बहुत ज्यादा जिसको कहें कि वो शहर से कटे हुए हैं। ऐसी जगहों पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, खासतौर पर जो श्रीनगर के आसपास के जो कुछ गांव बसे हुए हैं, वहां तक जरूरत का सामान नहीं पहुंच पा रहा है। हालत इस तरह की हो गई है कि लोग, जब मीडिया की टीम भी वहां जाती है तो वो कई बार वो हिंसक हो जाते हैं। उसकी वजह समझी जा सकती है जिस हालात में वो लोग वहां पर हैं। इतना जरूर है कि राहत का काम बड़ी तेजी से हुआ है, लेकिन राज्य सरकार की अगर बात करें, ये सेना अपनी तरफ से मुस्तैद है, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से अभी भी कमी देखी गई है। राज्य सरकार जो रिलीफ कैंप है वो उस अनुपात में नहीं लगाए हैं जितने की लगने चाहिए। हालांकि कल उमर अब्दुल्ला जो मुख्यमंत्री, उन्होंने 100 करोड़ जो कश्मीर के जो जम्मू के हिस्से को 100 करोड़ और कश्मीर के हिस्से को 100 करोड़ की अतिरिक्त मदद देने का वादा किया है। साथ ही मृतकों के लिए भी कॉम्पनसेशन का ऐलान किया है और ये भी आश्वासन दिया है कि वो जल्द से जल्द मेडिकल सुविधाएं वहां पर पहुंचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रणव, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जम्मू कश्मीर के ताज़ा हालात के बारे में हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। फिलहाल यहाँ हम रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इटालियन मरीन को 4 महीने के लिए स्वदेश जाने की इजाजत दी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ये बात करते हैं कुछ और अहम खबरों की। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी कल से 4 दिनों की वियतनाम यात्रा पर जा रहे हैं। वहां वो वियतनाम के राष्ट्रपति ट्राउंग टैंग सैंग और प्रधानमंत्री गुयेन टैन से मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति की मुलाकात वहां के विदेश मंत्री से भी होगी। माना जा रहा है कि इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच तेल और सुरक्षा के मसलों पर बात हो सकती है। भारत और वियतनाम के बीच सालाना $8 बिलियन का कारोबार होता है। State visit of the President would review our strategic partnership. It will also evolve a vision to add content, to strengthen people-to-people contacts, and also demonstrate the common desire to strengthen the partnership. There are a number of agreements or MOUs which are expected to be concluded also during the visit. शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 8 ढांचागत उद्योगों की प्रगति का जायजा लिया। ये क्षेत्र है सिविल एविएशन, पोर्ट्स, रेलवे, सड़क, टेलीकॉम, बिजली, कोयला और नवीकरणीय ऊर्जा।
इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ढांचागत क्षेत्र की प्रगति उनकी पहली प्राथमिकता है। उन्होंने देश में विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर सोलर पावर कॉरिडोर बनाने के लिए कहा है। ऐसे 5 मेगावाट की 2 प्रोजेक्ट्स पर पहले ही काम चल रहा है। देश में आतंकी संगठन सिमी पर प्रतिबंध 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस बल में जल्द ही 1/3 महिलाएं होंगी। इसके लिए केंद्र सरकार ने राज्यों को एडवाइजरी जारी कर दी है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि नक्सली हथियार छोड़कर वार्ता के लिए आगे आते हैं तो सरकार उनसे बातचीत करने के लिए तैयार है। गृह मंत्री के मुताबिक सभी राज्यों को पुलिस में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण देना होगा। वर्तमान में ये आंकड़ा सिर्फ 5% है। पुलिस सब इंस्पेक्टर स्तर तक जो सिलेक्शन किए जाएं वो इस प्रकार से सिलेक्शन किए जाएं कि 33% ये इसमें महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन हो सके। राजनाथ सिंह ने जानकारी दी कि आतंकी संगठन सिमी पर पाबंदी अगले 5 साल तक के लिए बढ़ा दी गई है। सिमी पर पहले से ही प्रतिबंध लगा हुआ था, लेकिन हम लोगों ने इस प्रतिबंध को आगे 5 वर्षों के लिए फिर से बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय के 100 दिन के कामकाज का खाका पेश करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। सीमा पर किसी भी नापाक हरकत से निपटने के लिए सुरक्षा बलों को त्वरित कार्रवाई की पूरी छूट दी गई है। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के आरोपों का सामना कर रहे इतावली मरीन मासिमिलियानो लातोरे को शुक्रवार को 4 महीने के लिए अपने देश जाने की इजाजत दे दी है। कोर्ट ने सेहत के आधार पर इतावली मरीन को इटली जाने की इजाजत दी है। लातोरे ने ब्रेन हैमरेज के बाद सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया था कि उसे हेल्थ ग्राउंड पर स्वदेश जाने की इजाजत दी जाए। अदालत ने कहा कि ये उसी समय से लागू होगा जब इतावली मरीन लातोरे जाने और भारत लौट कर आने के बारे में स्पष्ट आश्वासन देंगे। जस्टिस RM लोढ़ा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने लातोरे को स्पष्ट शब्दों में नया आश्वासन देने का निर्देश दिया है। इससे पहले केंद्र ने कोर्ट को बताया कि उसे इस पर कोई आपत्ति नहीं है। बीजेपी ने दिल्ली इकाई उपाध्यक्ष शेर सिंह डागर के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने के संकेत दिए हैं। दिल्ली बीजेपी इकाई अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने शुक्रवार को कहा कि वो डागर की तरफ से दिए गए स्पष्टीकरण से संतुष्ट हैं। उपाध्याय ने डागर को एक और नोटिस जारी करके ये बताने के लिए कहा कि वो इस मामले में क्या कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने डागर पर आरोप लगाया था कि उन्होंने पार्टी के एक विधायक को 4 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश की। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष उपाध्याय ने डागर को कारण बताओ नोटिस जारी करके लगाए गए आरोपों के बारे में स्पष्टीकरण मांगा था। सभी 218 कोल ब्लॉक आवंटनों को अवैध ठहराने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आवंटी कंपनियों की दलीलें सुनने से इनकार कर दिया। कंपनियों ने याचिका में अदालत से आवंटन रद्द करने से पहले उनका पक्ष भी दोबारा सुने जाने की अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट ने 25 अगस्त को अपने फैसले में 1993 से 2010 के बीच के सभी कोयला ब्लॉक आवंटनों को अवैध करार दिया था, लेकिन बिजली उत्पादन करने वाली कई कोयला आवंटी कंपनियों ने अदालत से उनका भी पक्ष सुने जाने की अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट ने 9 सितंबर को इस मामले में आदेश सुरक्षित रखा था। कंपनियों ने आवंटन में गड़बड़ी के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया था और हर आवंटन पर विचार के लिए समिति गठित करने की मांग की थी। गौरतलब है कि सीएजी की एक रिपोर्ट के बाद कोल ब्लॉक आवंटन में गड़बड़ी का मामला सामने आया था। रिपोर्ट में कहा गया था कि बिना किसी प्रक्रिया के किए गए आवंटन से भारी राजस्व का नुकसान हुआ। बाद में मामले की जांच सीबीआई को दे दी गई और मामले की जांच अब अंतिम चरण में पहुंच गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद ऑस्कर पिस्टोरियस पर गैर इरादतन हत्या का आरोप सिद्ध। और अब कुछ अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरें।
इराक में आईएस आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच लड़ाई जारी है। इस बीच अमेरिका आईएस के खिलाफ मजबूत अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन बनाने की कोशिशों में लगा है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने जल्द ही विस्तृत गठबंधन बनाने की बात कही है, तो फ्रांस ने इराकी और कुर्द सुरक्षा बलों को सैन्य मदद बढ़ाने का भरोसा दिलाया है। उत्तरी इराक में अमेरिका लगातार हवाई हमले कर रहा है। 11 और 12 सितंबर को भी अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने इराकी सुरक्षा बलों की मदद के लिए मोसल बांध और इरबिल के नजदीक बमबारी की, जिसमें आईएस आतंकियों की 2 सैन्य गाड़ियां तबाह हो गईं। इस बीच फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रैंकोis होलांद इरबिल पहुंचे और कुर्द नेता मसूद बरजानी से मुलाकात कर सैन्य मदद बढ़ाने का भरोसा दिलाया। une alliance qui s'est constituée et pour coordonner les efforts des pays. उधर आईएस के खिलाफ बड़ा अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन बनाने के मकसद से अमेरिकी विदेश मंत्री का मध्य पूर्व दौरा जारी रहा। तुर्की की राजधानी अंकारा में जॉन केरी ने कहा कि अमेरिका आसानी से विस्तृत गठबंधन बना लेगा। हालांकि केरी ने साफ किया कि इस मामले में ईरान का शामिल होना सही नहीं होगा। I'm comfortable that this will be a broad-based coalition with Arab nations, European nations, with the United States, others contributing to every single different facet of what President Obama laid out as a strategy and fully embracing the need to degrade and destroy ISIL. पेंटागन ने साफ किया कि आईएस लड़ाकों की बढ़ती तादाद के अनुमान से इराक और सीरिया में अमेरिकी सैन्य अभियान में बदलाव नहीं होगा। व्हाइट हाउस का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन अलकायदा की तरह ही आईएस के खिलाफ जंग कर रहा है। And so in the same way that we are at war with Al-Qaeda and its affiliates around the globe, we are at war with ISIL. But make no mistake, when I say we, I'm not talking just about the United States. I'm talking about this broader international coalition. इस बीच अमेरिका ने रिटायर्ड मरीन जनरल जॉन एलन को आईएस के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभियान की अगुवाई करने की जिम्मेदारी सौंपी है। उधर आईएस से निपटने के लिए सऊदी अरब समेत 10 अरब देश अमेरिका का साथ देने का ऐलान कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पाकिस्तान में लड़कियों की शिक्षा की हिमायती मलाला यूसुफजई पर गोली चलाने वाले आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पाकिस्तानी सेना के मुताबिक गिरफ्तार किए गए 10 आतंकवादियों ने खुलासा किया है कि मलाला पर हमले का मास्टरमाइंड तालिबान सरगना मुल्ला फजलुल्लाह था। मलाला पर 9 अक्टूबर 2012 को आतंकियों ने हमला किया था, जिसमें मलाला बुरी तरह से जख्मी हो गई थी। इसके बाद मलाला की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। मलाला का इलाज पहले पाकिस्तान में और बाद में ब्रिटेन में हुआ। अब मलाला ब्रिटेन में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रही हैं और वो बच्चों की शिक्षा के लिए काम कर रही हैं। यूरोपीय संघ के बाद अमेरिका ने भी यूक्रेन में अलगाववादियों की मदद करने को लेकर रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए हैं। रूसी अर्थव्यवस्था पर दबाव बनाने के लिए प्रतिबंध लगाए गए हैं। रूस ने भी जवाबी कार्रवाई की चेतावनी देते हुए पश्चिमी देशों पर यूक्रेन में शांति बहाली की प्रक्रिया में खलल डालने का आरोप लगाया है। यूरोपीय संघ ने रूस के खिलाफ नए प्रतिबंध लागू किए तो कुछ ही घंटों के भीतर अमेरिका ने भी ऐसी ही कार्रवाई का ऐलान कर दिया। अमेरिका ने रूस के बड़े बैंकों, रक्षा और ऊर्जा कंपनियों पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। अमेरिका के इस फैसले से रूस के सबसे बड़े सबर बैंक और रक्षा और तकनीक क्षेत्र की बड़ी कंपनी रोस्टेक पर असर पड़ेगा। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इन प्रतिबंधों पर हैरानी जताते हुए जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है। Что касается наших ответных мер, то правительство думает над этим, но если они будут применяться, то только с тем, чтобы создать лучшие условия для ताज़ा प्रतिबंधों के तहत रूस की सरकारी कंपनियों को वित्तीय मदद पर रोक होगी। रूस की कई रक्षा कंपनियों के साथ तेल कंपनियों के व्यापार पर भी इन प्रतिबंधों से असर पड़ेगा। हालांकि रूसी राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आम नागरिकों पर नए प्रतिबंधों का असर बहुत कम होगा। The current sanctions have relatively little effect on the rank and file Russians. They affect state enterprises, state companies, they affect banks, they affect now a broad number of individuals, but less so, much less so, rank and file Russians. उधर विद्रोही नेता अलेक्जेंडर जाखरचेनकोव ने प्रतिबंधित सूची में नाम आने के बाद यूरोप दौरे की किसी योजना से इनकार किया।
मगर यूक्रेन के राष्ट्रपति पेट्रो पोरोशेंको ने रूस के खिलाफ नए प्रतिबंधों का स्वागत किया और कहा कि इस संकट का कोई सैन्य हल नहीं। उधर संयुक्त राष्ट्र में यूक्रेन के राजदूत ने कहा कि देश के पूर्वी इलाके में रूसी सैनिकों की मौजूदगी के पुख्ता सबूत हैं और रूस पर विद्रोहियों को सैन्य प्रशिक्षण देने का आरोप लगाया। There is no any military solution for this crisis, and we should keep Ukraine united. And for keeping united, my country, we should make some decentralization of power. Direct and indirect evidence is that Russian military people are in Ukraine. Russian military people training Ukrainian separatists. यूरोपीय संघ और अमेरिका ने ये प्रतिबंध पूर्वी यूक्रेन में जारी युद्ध विराम के बावजूद लगाए हैं। हालांकि यूरोपीय संघ और अमेरिका दोनों का कहना है कि अगर शांति की दिशा में प्रगति होती है तो प्रतिबंधों में ढील दी जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दक्षिण अफ्रीकी एथलीट ऑस्कर पिस्टोरियस को अपनी प्रेमिका रीवा स्टीनकैम्प की हत्या के मामले में गैर इरादतन हत्या का दोषी पाया गया। फैसले के बाद पिस्टोरियस को 10 साल से ज्यादा जेल में बिताने पड़ सकते हैं। हालांकि कत्ल के आरोप से बरी किए जाने पर रीवा के परिजनों ने निराशा जताई है। दक्षिण अफ्रीका के पैरालंपिक एथलीट ऑस्कर पिस्टोरियस के मामले में अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष ये साबित करने में नाकाम रहा कि पिस्टोरियस का इरादा स्टीनकैम्प की हत्या करने का था। जज मसीपा ने पिस्टोरियस को गैर इरादतन हत्या के आरोप का दोषी पाया और हथियार रखने के साथ कुछ अन्य आरोपों से भी बरी कर दिया। मामले में सजा का ऐलान अभी बाकी है। 13 अक्टूबर को सजा सुनाए जाने तक पिस्टोरियस को जमानत पर रहने की छूट दे दी गई है। I have used my discretion in favor of the accused. I grant the application to extend the bail of the accused on the same conditions. Well, we'll postpone it to the 13th and see what happens. पिस्टोरियस को कत्ल के आरोप से बरी किए जाने पर रीवा के परिजनों ने अदालत के फैसले पर हैरानी जताई और कहा कि इंसाफ नहीं हुआ। अभियोजन पक्ष का कहना है कि वे सजा सुनाए जाने के बाद ही फैसले के खिलाफ अपील पर कोई निर्णय लेंगे। पिस्टोरियस पर 29 साल की अपनी महिला मित्र रीवा की पिछले साल वैलेंटाइन डे के दिन हत्या करने का आरोप था। हालांकि वो इन आरोपों से इनकार करते रहे। मुकदमे की कार्यवाही इस साल 3 मार्च को शुरू हुई और इसका टीवी पर सीधा प्रसारण किया गया, जिसने दुनिया भर में लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। पिस्टोरियस ने लंदन में 2012 में आयोजित पैरालंपिक में 400 मीटर दौड़ का स्वर्ण पदक जीता था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। हीरे की चमक भला किसे अच्छी नहीं लगती, वो भी जब हीरा दुर्लभ नीले रंग का हो। लॉस एंजलिस के संग्रहालय में इन दिनों ये हीरा लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। करीब 12 कैरेट का ये हीरा दुनिया के सबसे दुर्लभ हीरों में से एक है। इसकी कीमत करीब $26 मिलियन है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जाते जाते एक नजर हेडलाइंस पर। लोकसभा की 3 और विधानसभा की 33 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान शुरू। मतदान केंद्रों पर सुबह से लोगों की लंबी कतारें। हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव की तारीखों का ऐलान। कांग्रेस और बीजेपी ने किया अपनी अपनी जीत का दावा। जम्मू कश्मीर में बाढ़ के बाद महामारी का खतरा। राहत और बचाव का काम अब भी जारी। श्रीनगर से रेडियो प्रसारण हुआ बहाल। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की वियतनाम यात्रा। दक्षिण चीन सागर में तनाव और तेल के आयात पर हो सकती है बातचीत। यूरोपियन यूनियन के बाद अमेरिका ने भी रूस पर लगाया प्रतिबंध। राष्ट्रपति पुतिन का जवाबी कार्रवाई का ऐलान।